देश को एक नया नागरिकता संशोधन कानून मिल गया, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। कानून जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों को भारत की नागरिकता का अधिकार देता है। CAA 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से इसे मंजूरी मिली। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बना और 11 मार्च 2024 को इसे नोटिफाई किया गया। आपका कानून के आज के इस अंक में हम समझेंगे क्या है CAA, कानून के प्रावधान क्या हैं, किन लोगों को इससे फायदा होगा, कानून क्यों लेकर आया गया, भारत की नागरिकता लेने के लिए क्या नियम हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसे लेकर जो भ्रांतियां हैं उसकी सच्चाई क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। CAA पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील देश रतन निगम जी और साथ ही ऑर्गेनाइजर पत्रिका के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी। स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत देश रतन निगम जी आपसे। क्या है CAA? आसान भाषा में बहुत ही बेसिक तरीके से अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए अमृता जी, सबसे पहले तो ये जो कानून है ये नागरिकता देने का है, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता लेने का नहीं है जी। तो ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि इससे किसी की नागरिकता चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, ये जो 3 देश हैं जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के जो 6 अल्पसंख्यक हैं वो जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि, तो वो वहाँ पर पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं। उनका अगवा कर लिया जाता है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जबरन शादी हो जाती है। तो बहुत ही घिनौने ढंग से उनकी प्रताड़ना होती है। और ये वहाँ पर जो प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने की कानून है। और ये जो भारत में आ चुके हुए हैं लोग, जो आएंगे नहीं, जो आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उनको नागरिकता देने की है। इसका देखिए एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। जैसे ही भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जो पीड़ित और दंगे में जो जिनका प्रताड़ित हुए थे लोग, शोषित हुए थे, उनको भारत ने एक प्रॉमिस किया था कि हम उनको अपने यहाँ रखेंगे। और उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 का हुआ जी। जिसके तहत ये कहा गया था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों के रक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे। भारत ने करी और उन्होंने इस संधि को तोड़ा, पाकिस्तान ने। और उसके बाद 1950 के बाद 1972 में एक इंदिरा मुजीब पैक्ट हुआ था, संधि हुई थी 1972 में। उसके तहत भी भारत ने ये माना कि ये हमारी जिम्मेदारी है, जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक लोग हैं जो आ रहे हैं, उनको हमें अपने यहाँ उनको सुरक्षा देनी है, नागरिकता देनी है। ये 3 बार हुआ जी। स्वतंत्रता के वक्त हुआ, नेहरू लियाकत पैक्ट के वक्त हुआ, फिर इंदिरा मुजीब वक्त के हुआ। और सरकारें, विभिन्न सरकारें नागरिकता देती रही हैं बीच बीच में, चाहे वो श्रीलंका के तमिल हों या कहीं और से भी आए हुए हिंदू हों या और भी हों। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ। और दूसरा, इसकी नींव 2000 आपके रखी गई है सितंबर 2015 और 16 में, जब एक कानून प्रस्तावित किया और नियम बनाए गए कि जो इन 3 देशों से ये जो 6 अल्पसंख्यक लोग हैं यहाँ पर आएंगे, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा और इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा जी। तो ये नींव पड़ी 2015-16 में, जिसका आधार बाद में 2019 का आपका नागरिक संशोधन कानून बना। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये नागरिकता देने का विषय है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है। तो भ्रांति ना फैले, इस बात को ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रफुल्ल जी से मेरा अगला सवाल है। प्रफुल्ल जी, हालांकि इसका जवाब मुझे लगता है देश रतन निगम जी ने काफी हद तक दे दिया है, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि CAA को लाने की जरूरत ही हमें क्यों महसूस हुई? देखिए अमृता जी, पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि ये नया नागरिकता संशोधन कानून है, अमेंडमेंट एक्ट है। संशोधन क्यों करना पड़ा?
नागरिकता कानून तो 1955 का पहले से था ही। तो देशरतन जी ने जैसे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई, उसके तहत भारत में एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ। मतलब इनमें से कुछ परिवारों को तो मैं स्वयं मिला हूं, बहुत सारे लोग उनके बारे में ऐसा है कि 3 पीढ़ी से जो 1990 के दशक के बाद भारत में आए हैं, उनको तो ये पता ही नहीं था कि पार्टीशन हुआ है या नहीं क्या हुआ है, ऐसा कोई विभाजन भी हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर वहां पे जो वास्तविकता है, चाहे पाकिस्तान में जैसे जैसे इस्लामिक कट्टरता बढ़ती गई, बांग्लादेश में बढ़ती गई, या अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया, उसके बाद वहां पे सिखों पर जिस तरह के अत्याचार हुए, तो उनके लिए एक स्वाभाविक भूमि, एक स्वाभाविक देश के रूप में वो भारत में आई जी। अब ये जो बार बार हुआ है 1947 से लेकर, इसका एक ऐतिहासिक पक्ष है, एक इसका जो जिस तरह से धर्म के आधार पर वहां पे भेदभावपूर्ण व्यवहार रहा है। तो एक हमको यह समझना चाहिए कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, और उसके आधार पर एक सोशल भी इनजस्टिस हुआ है। क्योंकि ये ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आप बांग्लादेश से देखते हैं तो बांग्लादेश से आने वाले बड़ी संख्या में जो है वो मतुआ और राजवंशी परिवार है, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो बड़ी मात्रा में भिल परिवार है, अनुसूचित जाति जनजाति के ये परिवार है, और 3 पीढ़ी से इनको ना पाकिस्तान की नागरिकता के पूरे अधिकार है, ना भारत की ही पूरी नागरिकता मिली है। और ऐसा नहीं है, देशरतन जी ने बताया जैसे कि नेहरू लियाकत पैक्ट में तो इसका ये था ही, या इंदिरा मुजीब पैक्ट में भी इसकी गारंटी देने की बात थी जी। लेकिन 1965 के वॉर के समय हो, 1971 के वॉर के समय हो, जब जब भारत पाकिस्तान के संबंध बिगड़े हैं, तब तब ये हुआ है कि वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए। 1990 में अयोध्या के आंदोलन के समय भी वो हुआ, वहां पे मंदिर गिराए गए, रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, वहां की महिलाओं पर अत्याचार हुए, जबरदस्ती से उनको विवाह कराने का, और इसलिए वहां से बचकर वो किसी तरीके से भारत में आने का उन्होंने ये किया। इसके लिए और एक मैं बात बता दूं अमृता जी कि 2003-4 में एक विशेष प्रावधान बना था, और एक ऑर्डर निकाली गई थी, ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हुआ था कि गुजरात और राजस्थान में आए हुए हिंदुओं को, केवल हिंदुओं को, उसमें बाकी अल्पसंख्यक कभी नहीं थे, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और उनको फैसिलिटेट। तो ये बेसिकली अब जो प्रोसेस हुई है 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर, क्योंकि वो विभाजन की एक डेट बनी, अब 31 दिसंबर 2014 तक जो विभाजित भारत का अंग है जी, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहां से रिलीजियस कारणों पर परसिक्यूट होकर भारत में जिन्होंने शरण ली है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है वो, शरण ली है, ऐसे व्यक्तियों को, परिवारों को ये नागरिकता फैसिलिटेट करने का 11 साल सामान्यतः मांगे जाते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वर्ष रह चुके हैं तो उनको नागरिकता जल्द से जल्द मिले, इसके लिए ये करना पड़ा जी। और अब ये जो ऐतिहासिक एक अन्याय उन पर हुआ था उसको दूर करने के लिए ये प्रावधान लाना पड़ा जी। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, एक सवाल ये भी है कि आखिर ये 3 देश और ये 6 समुदाय ही क्यों? इन्होंने अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया और इस्लामिक कट्टरता के आधार पर पूरी शासन व्यवस्था बनी, एक दुय्यम दर्जे के नागरिक के नाते वहां पे सारे अल्पसंख्यक समुदायों को रखने का काम हुआ, और इस कारण से वो परसिक्यूट होकर वहां से प्रताड़ना होकर वो भारत में आए हैं, इसलिए इनके लिए एक स्पेशल प्रावधान करना। जी जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। निगम जी, इस कानून के पीछे की पृष्ठभूमि को समझने के बाद ये समझना जरूरी है कि इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, ये जानना उनके लिए भी जरूरी है जो इसके दायरे में आते हैं, और जो इसके दायरे में नहीं आते हैं वो ज्यादा चिंतित है, उनके लिए भी जानना जरूरी है। देखिए अमृता जी, एक आपको मैं और पहले बोल दूं आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले कि देखिए जब बंटवारा हुआ था, जो ये तीनों देश हैं जहाँ से हम इनको नागरिकता दे रहे हैं, जो वहाँ से शरण लेने आए अल्पसंख्यक,
ये तीनों देश जब बंटवारा हुआ तो इस्लामिक राष्ट्र नहीं थे, लेकिन आधार ये था कि मुस्लिम्स को अलग राष्ट्र चाहिए, लेकिन एक दूसरे के अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी ली गई थी, सब देशों ने ली थी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या अब बांग्लादेश हो। उस जिम्मेदारी, जो नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी और जो सिविलाइजेशनल ड्यूटी भी थी, उसमें पाकिस्तान पीछे हटा, बांग्लादेश पीछे हटा, अफगानिस्तान हटा पीछे। उन्होंने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। जब बने थे तो वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं थे। तो जो हक उनको पार्टीशन के वक्त, बंटवारे के वक्त मिले थे, वो अधिकार उनसे छीन लिए गए जी। उनके संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए। संविधान में जो बराबरी का अधिकार था, धर्म की बराबरी का अधिकार था, वो सारे छीन लिए गए। इसलिए प्रताड़ना शुरू हुई। तो जब उन्होंने नहीं रखा, प्रताड़ना शुरू करी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको वचन दे चुके थे। तो वचन पे भारत कायम रहा। तो इसलिए दूसरा, इसके जो प्रावधान है कि 5 साल 31 दिसंबर 2014 तक में जो भारत आ चुके हैं और 5 साल तक रह चुके हैं, उनको ये नागरिकता मिलेगी। बाकी लोगों को 11 साल का पीरियड है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को जो शोर कुछ मचा रहे हैं कि उनको नहीं मिलेगी, उनको भी मिली। जैसे अदनान सामी को मिली, बहुत लोगों को दी गई जी। सरकार ने डाटा भी दिया है कि कितने कितने लोगों को मिली, तो उनको भी मिलेगी। लेकिन उनके लिए वो प्रताड़ित लोग नहीं है, वो भारत में आए हैं, उन्होंने शरण ली, किसी और कारण से ली है। लेकिन ये है धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों के लिए। इसलिए अगर मान लीजिए एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पर पाकिस्तान में अत्याचार करता है, तो उसे धर्म के आधार की प्रताड़ना नहीं बोलेंगे, उसे कानून व्यवस्था बोलेंगे, अव्यवस्था बोलेंगे। तो वहां पर उनके वहां पर अपना दंड संहिता है जिसके तहत वो ले सकते हैं। या नेपाल में मान लीजिए एक हिंदू किसी दूसरे हिंदू पर अटैक करता है या प्रताड़ित करता है, तो धर्म के आधार पर प्रताड़ना नहीं मानी जाएगी। वहां उनके कानून है, व्यवस्था है, दंड संहिताएं हैं, जिसके अंदर कोड है, पीनल कोड है, जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, जिस दिन इनको मिलेगी, इनकी एप्लीकेशन अलाउ होगी, जो अभी जो रूल्स वगैरह बने हैं, तो इनकी जो नागरिकता मिलेगी जिस दिन वो आए थे भारत में, और इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई भारत में चल रही है वो रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, हम जानते हैं कि CAA अधिकार देने का कानून है, अधिकार छीनने का नहीं। देश रत्न निगम जी ने भी अपनी शुरुआत में ही से कहा। लेकिन जो लोग इसे लेकर आशंकित हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में भ्रम फैलाने का काम हुआ है। सिंपल सी बात है, 2014 से पहले भारत में आए हैं, उनके लिए एक पोर्टल खोला गया है। उस पोर्टल में उनको अपने आप को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है। क्योंकि आपने प्रावधानों के बारे में पूछा, उसके आधार पर वो उनको जैसे ही डेट मिलती है, लोकल अथॉरिटीज के पास जाकर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाएंगे। जहां से आए हैं वहां का कोई ना कोई ओरिजिनल पेपर होना चाहिए जी। कब आए हैं ये उनको प्रूव करना है, और उसके बेसिस पर उनको एक उनका इंटेलिजेंस का वेरिफिकेशन होगा, और उस वेरिफिकेशन के आधार पर उनको तुरंत नागरिकता मिलेगी। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि ये फैसिलिटेट करने वाला मामला है। बाकी सब लोगों को, किसी को मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की नागरिकता जाने का तो संबंध ही नहीं है, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं किसी की नागरिकता जाने का। तो पॉलिटिकली किसी ने भ्रम पैदा किया है, तो इसमें तो केवल हमारे हाथ में इतना ही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये समझाए कि ये तो बेसिकली जिनको वहां पे अधिकार नकारे गए, हम नए सिरे से किसी को बुला नहीं रहे हैं। 2014 से पहले आप आए हो, कम से कम 5 साल रहे हो, उन्हीं के लिए है। वहां पे प्रताड़ित होकर आए हो, इसलिए है। और जो विभाजन के कारण एक ऐतिहासिक उन पर अन्याय हुआ है, उसको दूर करने के लिए है जी। तो मुझे लगता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जेंडर जस्टिस का और सोशल जस्टिस का मामला है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। जी। रिलीजन के आधार पर महिलाओं की होने वाली प्रताड़ना की संख्या पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है कि लगभग 60 से 65 केसेस हर महीने जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, जो नहीं आते वो उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी संख्या होने के बाद वो व्यक्ति करेंगे क्या? और ये अभी भी है। एक भ्रम ये भी है कि कुछ लोग इसे NRC से जोड़कर देख रहे हैं। एक वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, एक वर्ग को ये भी लग रहा है कि भाई ये हमारे साथ अन्याय है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे?
या तो शायद वो इस कानून को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। जब आंदोलन शुरू हुआ 2019 में ये कानून का चर्चा में आने के बाद, तब लोगों ने उसको सीए और एनआरसी को एक साथ जोड़ा। एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर है सिटीजनशिप के लिए, वो तो हर देश में 10 साल के बाद अपडेट होना चाहिए, ऐसा माना जाता है सामान्यतः। असम के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, क्योंकि असमीज आइडेंटिटी, इलीगल माइग्रेशन जो होता है बांग्लादेशियों का, हमको मूलतः लोग जो इस अंतर को नहीं समझते हैं कि रिलीजियस आधार पर, धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होने के कारण शरण लेना और इलीगल माइग्रेशन होना, रोजगार के लिए किसी और कारण से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में जिन्होंने घुसपैठ की है, ऐसे लोग और रिलीजियस आधार पर परसिक्यूट होकर आए हुए लोग, ये दोनों तो सेम नहीं है जी। जो लीगली आया हुआ है वो तो अप्लाई आज भी कर सकता है, किसी भी रिलीजन का हो, वो मुस्लिम भी है तो भी कर सकता है। उसको ये है कि उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं 11 साल यहां पे रहा हूं, नेचुरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज तो उसको भी ये अधिकार है। लेकिन आप इलीगली आए हो, घुसपैठ करके आए हो, जाली डॉक्यूमेंट करके आए और फिर भी आपको सिटीजनशिप के राइट्स मिले, तो ये तो किसी भी देश में संभव नहीं है। तो ये कंफ्यूजन मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, दूर होना चाहिए कि ये रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण पड़ोसी देशों की माइनॉरिटीज को ये अधिकार है। जो इलीगल माइग्रेंट है वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको जो केसेस फेस करने पड़ेंगे वो इलीगल माइग्रेशन के। देखिए अमेरिका में भी ऐसा एक कानून आया था जहां पे जूस और क्रिश्चियन यदि रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर है तो उनको विशेषाधिकार थे। इसका मतलब ये हुआ क्या कि मैक्सिको से जो बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं इलीगली, उनको भी वही अधिकार मिले जो रिलीजियस परसिक्यूटेड वहां के माइनॉरिटीज को, जूस और क्रिश्चियन को मिल रहे थे, तो वो नहीं मिल सकते। मुझे लगता है कि ये स्पष्टता यदि हम रखते हैं कि घुसपैठ करने वाले अलग होते हैं और शरण लेने वाले अलग होते हैं, तो मुझे लगता है इस पर कोई कंफ्यूजन होने का कारण नहीं। बिल्कुल। देश रतन जी, सीए के दायरे में आने लोग, जो लोग इसके दायरे में आ रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई कैसे करें, आवेदन कैसे करें, और वो मुख्य दस्तावेज कौन से हैं जिनकी जरूरत है? कहा जा रहा है कि कुछ दस्तावेजों की जरूरत भी नहीं है। देखिए अमृता जी, कुछ चीजें और भी स्पष्ट करनी है। जैसे कि अभी प्रफुल्ल जी ने बताया कि अमेरिका में भी ऐसे कानून थे, वहाँ पर इस तरह के 3 कानून आए, जैक्सन अमेंडमेंट, लॉटनबर्ग अमेंडमेंट, स्पेक्टर अमेंडमेंट और भी शायद आए। और उनके तहत जैसे ज्यूज हैं, क्रिश्चियंस हैं जो प्रताड़ित हैं कुछ देशों में, ईरान में थे, जर्मनी में थे, इधर उधर, उनको वहाँ पर उन्होंने अपने यहाँ शरण दी और नागरिकता दी और उसको फास्ट ट्रैक किया जैसे यहाँ पर किया जा रहा है, और वहाँ के कोर्टों ने इसे मान्य माना जी। तो हमारे पास एक प्रेसिडेंट अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर एप्लीकेशन देनी है। आप कब आए, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वहां से लेके अगर आप आए हैं अपने साथ, और उस वक्त आपने यहाँ पर कहीं पे आपने रिपोर्ट किया, कहीं अपने आप को दर्ज कराया कि आप आए हैं, तो वो सब आपको देने पड़ेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, एफिडेविट वगैरह देने होते हैं, और वो उसमें भर के देना पड़ेगा। और उस पर अपनी कार्रवाई, जो भी इन्होंने अपनी कार्रवाई करी है, इंटेलिजेंस इनपुट है या जो भी खुफिया जानकारी तंत्र है सरकार का, उस पर वो उस पर संज्ञान लेने के बाद उसको वो अलाउ करेंगे एप्लीकेशन। उनको नागरिकता उस तारीख से मिलेगी जिस तारीख से वो अंदर आए थे। तो बहुत ही सामान्य सा है, और इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई हुई है वो सारी खत्म हो जाएंगी। जेल इम्प्रिजनमेंट का अगर कोई टर्म है इनका, वो भी सारा खत्म हो जाएगा, और एक सामान्य भारतीय नागरिक हो जाएंगे। इनको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो नागरिकों को मिलते हैं। दूसरा ये कहना कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, देखिए भारत एक सोवरेन देश है, सार्वभौमिक देश है, स्वतंत्र देश है। ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कौन हमारे देश में आएगा और कौन नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये कहना हम सबको ले लें। दूसरा, इस्लामिक देशों में अगर किसी की प्रताड़ना हो रही है, माइनॉरिटीज की अगर हो रही है, अगर मुसलमान की कर रहा है, तो माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन या परसिक्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे इस्लाम मेजॉरिटी रिलीजन है जी। ठीक है,
और इसलिए फैलाना बहुत, और दूसरा एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो जनजातीय एरिया को लेकर। तो ये देखिए, जो हमारे 6 शेड्यूल में जो जनजातीय एरिया है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे असम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें ये नहीं लागू होगा, और जो इनर लाइन परमिट एरियाज हैं उनमें भी लागू नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि वहां पे हमारा संविधान ही वो सुरक्षा हमारे जनजातियों को देता है कि अपनी सांस्कृतिक भाषा के आधार पर और आधार पर अपनी वो उनको सुरक्षा दी जाए, वो हमारा संविधान पहले से दे रहा है। तो ये संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता ये कानून, तो उनको वो सुरक्षा अभी भी दी गई हुई है इस कानून। यहाँ पे सर एक चीज और समझना चाहेंगे, जो भारत का नागरिकता कानून 1955 है, वो नागरिकता जो भारत की उसे लेने के संबंध में क्या कहता है? देखिए, उसमें 5 तरीके हैं लेने के। जन्म के आधार पे, वंशज के आधार पर आपका हुआ, रजिस्ट्रीकरण के आधार पे हुआ, देशीकरण के आधार पे हुआ, कोई क्षेत्र भारत में जुड़ जाए उसके आधार पे हो। और यहाँ पर ये जो कानून आया है और जो दूसरा कानून है जो देने के, जैसे रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण के कारण, नेचुरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसके कारण जो मिलती है, बस उसमें ये फर्क है, इनमें 5 साल का कम से कम रिहाइश चाहिए हिंदुस्तान में, बाकियों को 11 साल की चाहिए। इसको सिर्फ फास्ट ट्रैक किया गया है। दोनों तरीके से आपको नागरिकता लेने के तरीके आपके पास है। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस कानून में अवैध प्रवासियों को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं? किन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। देखिए, इलीगल माइग्रेंट्स जिनको कहा जाता है उसके अंतरराष्ट्रीय कानून बड़े स्पष्ट है। एक देश की सीमा लांघकर दूसरे देश में यदि कोई विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, मतलब वीजा या उस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट के बिना प्रवेश करता है और वहां पे, या वीजा लेकर आता है और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वहां पे रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम इलीगल माइग्रेंट कहते हैं जी। वो अवैध माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है, एक तो जेल का, वहां के एम्बेसीज को इन्फॉर्म करना उस देश की, और फिर उसको डिपोर्ट करना, यहां से उसको वापस उस देश में भेजना। तो ये केवल भारत में नहीं है, सारे ही देशों में, विश्व भर के। तो हम इलीगल माइग्रेंट्स को रिलीजियसली परसिक्यूटेड जो माइग्रेंट्स है, कम्युनिटी जो यहां पे आई है, उनसे केवल अलग कर रहे हैं, और उनको कष्ट ना सहना पड़े, इसलिए उनकी नागरिकता को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। इसमें से भी ऐसे कोई है जिनको ये लगता है कि नहीं, मेरा नागरिकता का अधिकार बनता है क्योंकि मैं इतने साल रह गया हूं। तो देशरत्न जी ने जैसे कहा कि एक नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के तहत 11 साल के रिहाइश में वो अपनी नागरिकता का अधिकार ये करता है। लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट है, वो इलीगल माइग्रेंट, जैसे मान लीजिए कोई रोहिंग्या है। अब रोहिंग्या यदि वो परसिक्यूशन के कारण आया होता तो वो बांग्लादेश बॉर्डर पर रहता, वो हैदराबाद में नहीं पहुंचता, वो जम्मू में जाकर अपने कैंप नहीं बनाता, वो अपने जाली आधार कार्ड नहीं बनाता। ऐसी कितनी सारी घटनाएं अभी सामने आती है कि यूपी के किसी शहर में, नोएडा के पास कहीं पे किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा गया, इलीगल माइग्रेंट है, कोई रैकेट चला रहा है बाहर लोगों को भेजने का। तो ये जो है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये क्राइम है, इसीलिए उस पर भारतीय जो दंड संहिता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और जो बाकी जो रिलीजियस परसिक्यूटेड लोग हैं, उनको नागरिकता के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें सिटीजनशिप में अमेंडमेंट किया गया ताकि उनको एक न्याय मिल सके। जी बिल्कुल। अब चूंकि क्लोजिंग का टाइम है, देशरत्न निगम जी, मैं चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट के रूप में इस कानून के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत की सभ्यात्मक जिम्मेदारी थी, नैतिक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि ये देश, जो 3 देश हैं, भारत से ही अलग हुए थे, और इनकी जिम्मेदारी वहाँ पर धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रही है। और भारतीय सरकारों ने, चाहे वो बंटवारे के वक्त हो, चाहे उसके 72 में हो या 1950 में हो, बार बार कहा है कि उनको सुरक्षा देना, उनकी देखभाल करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत की जिम्मेदारी है। प्रफुल्ल जी, अब आपके पास रुख करना चाहूंगी, आपका क्लोजिंग कमेंट। जी। तो मैं मानता हूं कि ये कानून जो है वो ऐतिहासिक न्याय देने का कानून होने के कारण इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी भारत के
अर्थव्यवस्था में किसी न किसी रूप में योगदान दे रहे हैं, तो हम इस पर राजनीति ना करें, मानवीय दृष्टिकोण से और इतिहास को समझते हुए यदि इस कानून को समझते हैं, तो मुझे लगता है किसी को भी कोई मन में शक रखने की, आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल केतकर जी आपका, साथ ही देश रत्न निगम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इस कानून की जड़ें देश की आजादी और देश के बंटवारे से जुड़ी हुई हैं। ये कानून कुछ और नहीं, उस दौरान किए गए देश के कमिटमेंट को ही दर्शाता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए संसद टीवी।